नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे हाउ टू ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। इससे पहले मैं सारे P&L जितने भी एक्सपेंस है उसके सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो चाहिए देखिए, ठीक है। चलिए अदर एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए पहले क्या करोगे आप? अदर एक्सपेंस में जाओगे, बैलेंस शीट में देखो कितने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, टाइप के एक्सपेंसेस। नेचर और टाइप कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग, रेंट, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे मिलने के चांसेस है, ठीक है। कुछ खर्चे जो मैंने एग्जांपल बेसिस पे यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और भी खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलने के आपको पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसको आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए सेकंड पॉइंट में चलते हैं। डम, इन सबका डम मंगाना है। जो भी आपने बैलेंस शीट के अदर एक्सपेंस में जितने भी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस देखे उनके डम मंगाने हैं। डम को क्या करना है आपको? डम को कंसोलिडेट करना है, मर्ज करना है। क्या करना है? कंसोलिडेट और मर्ज। कंसोलिडेट मर्ज करोगे तो कुछ कैसा ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा दिखाता हूँ मैं। कुछ ऐसा दिखेगा आपको। डम करने के बाद आपको ये पाइवट खींचोगे, उस पाइवट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, देखिए। और क्या करना है इसमें? सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग क्या बेसिस रहेगा मैं दिखा देता हूँ। सैम्पलिंग का बेसिस ये रहेगा, देखिए सैम्पलिंग क्या रहेगा ये देखिए। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ लेजर, लेजर को स्क्रूटनी करोगे, दिमाग लगाओगे, कोई रेकनिंग नेचर का कुछ कैसा कुछ भी आप अपना दिमाग लगाओगे। मैं अभी बता नहीं रहा, वो आपको अपना लगाना है, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो एक मोटा मोटा बता देता हूँ कैसे करना सैम्पलिंग। मेजर पार्टी ट्रांजेक्शंस लेना है आपको, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस कवर करना है, इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर ट्रांजेक्शंस देखने हैं, और कट ऑफ के लिए देखना है, कुछ सैम्पलिंग लेना है जो पहले और लास्ट 5 डेज के होंगे फाइनेंशियल ईयर एंड के, और तीसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ये उठाने हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको सैम्पलिंग करना है, जो कि कुछ ऐसा पाइवट खींचोगे, देखो क्या दिखेगा। ये हो गया नेचर, ये हो गया पार्टीज, और ये होगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये हो गया इरेगुलर नेचर के, बीच में जा रहे हैं, फिर एक्सपेंस आ गया। ये देखिए छोटे मोटे खर्चे इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए गूगल इंडिया के क्रिएटर्स है कुछ पार्टीज, 8 लाख 8 लाख, इसके कुछ आपको सैम्पलिंग देखने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस ऐसे हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना है। कम्युनिकेशन में देखिए भारतीय एयरटेल, अगर इन मान लो पोस्टपेड बिल है तो हर महीने आना चाहिए, बिल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखना पड़ेगा, अपना दिमाग देखिए। इलेक्ट्रिसिटी और पावर सिर्फ एक महीने में बुक है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आते ही होगा हर कंपनी में, तो वो बिल बुक नहीं है। ये देखिए कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इस बेसिस पे आपको सैंपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब, आपने जब सैम्पलिंग कर ली, कुछ बिल निकाले, अब बिल को जब चेक करोगे, अब टिक टिक करोगे, तो क्या क्या देखना आपको? ग्रुपिंग, दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपेंस, तीसरा GST एंड TDS कंप्लायंसेस, ये एसेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हो गए। अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, ठीक है, एक्यूरेसी, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। मैं लिंक करा दूंगा इसको, ठीक है। तो देखिए ग्रुपिंग में क्या देखना है? ग्रुपिंग में क्या देखना है आपको? कुछ नहीं, क्या प्रॉपर ग्रुपिंग हुई है उस एक्सपेंस की नेचर के हिसाब से। नहीं हुई तो उसकी प्रॉपर ग्रुपिंग करनी है। एक एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस। मान लो कंपनी इंश्योरेंस कराती है किसका? एम्प्लॉय का, तो फिर वो अदर एक्सपेंस में आएगा? नहीं, वो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लिया फटाफट ताकि आपको समझ आ जाए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। चलिए दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए आइडेंटिफाई करना है आपको प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे ऊपर आपने कट ऑफ के लिए आइडेंटिफाई किया होगा ना, 5 बिल, 5 बिल नहीं 5 डे, 31 मार्च के पहले 5 दिन और 31 मार्च के अगले 5 दिन। जब वो देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस मिलेंगे, जो कि एक्सपेंस पिछले साल के होंगे। तो उसको हमें सेपरेट डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डिसअलाउ इनकम टैक्स और डिस्क्लोज करना होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या मतलब? क्या आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रॉपरली क्रिएट करा है? जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में क्या होगा? मान लो अगस्त से अगस्त तक का इंश्योरेंस कराया किसी भी स्टॉक है बिल्डिंग का, तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रीपेड क्रिएट होगा। कैसे? पहले 8 महीने का तो एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा और अगले 5 महीने का कहाँ जाएगा? प्रीपेड में। तो कुछ ऐसा दिखेगा, और तो वो आपको चेक भी करना पड़ेगा। जो 8 महीने प्रॉपर P&L में आया इस साल, और 8 महीने का प्रीपेड एसेट साइड जाएगा, ठीक है। थर्ड आइए, थर्ड में क्या है? आपको प्रोविजन देखना। प्रोविजन किसका? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और दूसरा क्या है? सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? हर महीने जाता रहता है। तो हर महीने क्या होता है? मान लो 31 तक का सर्विस हुई, तो उसमें क्या होता है? जनरली कंपनी को प्रोविजन करना पड़ता है 31 मार्च को, क्योंकि वो पेमेंट कब होती है? अगले महीने 7 तारीख को। मान लो 7 से पहले मान लो सैलरी आप सभी की क्या होता है? 1 से 31 तक की सैलरी कब आती है? अगले
1 से 10 के बीच में आते हैं, तो उसका प्रोविज़न करना पड़ेगा 31 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएगा। क्या? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएगा यहाँ पे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा रिस्पेक्टिव एसेट में। तो ये ध्यान रखना, जो भी अदर एक्सपेंसेस में आएंगे वो क्या आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, तो 5th पॉइंट में क्या लिखा है? 5th पॉइंट में लिखा है आपका क्या? बुक वर्सेज GSTR 2A रिकंसिलिएशन। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका जो GSTR 2 में जितने भी खर्चे आ रखे हैं वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, नहीं किए तो करवाएंगे हम। भाई साहब कोई खर्चा छूटा तो नहीं। अब मैं और डिटेल नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, GSTR 2 में क्या होता है? सामने वाला क्या करता है? बिल अपलोड करता है। GSTR 1 सामने वाले की GSTR 1 हमारे GSTR 2 में आता है, तो उसमें हम सारे खर्चे इंश्योर करते हैं। लिए नहीं लिए, मैं डिटेल में नहीं जाना दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्या? कोई पर्सनल नेचर के खर्चे वो आइडेंटिफाई करना है, उसका क्या करना है? उसे हम डिसअलाउ करवा देंगे इनकम टैक्स में। और अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये पर्सनल डायरेक्टर का है, हम उससे पैसा लेंगे, प्रोविजन खड़ा कराएंगे कि कंपनी ने डायरेक्टर के बिहाफ पे पेमेंट करी है, तो हम डायरेक्टर से पैसा लेंगे और यहाँ से P&L से हटा देंगे। ठीक है, खर्चे को। और कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ तो उसको हमने रिस्पेक्टिव हेड से एडजस्ट किया है, उसका कट ऑफ भी इंश्योर किया है, मतलब ऑडिट फाइनेंशियल ईयर का ही क्रेडिट नोट था, उसी को हमने एडजस्ट कर लिया ना रिस्पेक्टिव ऑडिट पीरियड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और तीसरा GST और TDS की कंप्लाइंसेस आपको चेक करनी है। इसमें क्या चेक करोगे? क्या TDS जो भी है, TDS रिस्पेक्टिव जिस पे एप्लीकेबल है उस पर प्रॉपर कट रहा है या नहीं कट रहा। और दूसरा TDS रिटर्न लेंगे हम पार्टी वाइज भी, अगर मिसमैच है तो पार्टी वाइज मैच करने की कोशिश करेंगे और मैच करेंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज़ होते हैं TDS में, मोटा मोटा बताता हूँ। देखिए, कंपनी ने कितना TDS काटा, कितना कटना चाहिए था हमारे हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से। कंपनी ने 1% काटा, हमारे हिसाब से 2% करना चाहिए था, तो एक तो वो गैप हो गया। तो क्या वो गैप हमें पे करवाना है या प्रोविजन खड़ा कराना पड़ेगा? दूसरा, जो कंपनी ने काटा क्या उसने उसको जमा कराया? जो उन्होंने काटा बेशक से गलत काटा हो, क्या उसको उन्होंने जमा कराया? नहीं कराया, तो उसको हम बोलेंगे जमा कराओ। ठीक है, चलिए दूसरा क्या? GST में हम देखेंगे क्या RCM की एप्लीकेबिलिटी है किसी पार्टी पे, तो उसमें हमने RCM प्रॉपर जमा कराया या नहीं जमा कराया, हमने यानी कंपनी ने। ठीक है, और इसका एक और क्या करेंगे? GSTR 3B से बुक का रिकंसिलेशन करेंगे, तो उससे हमें कुछ मिल जाएगा। ठीक है, गैप्स वगैरह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो मेजर पार्ट तो वही था ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये सारे ग्रुपिंग, कंप्लीटनेस और GST कंप्लाइंसेस। और नीचे जो ये पार्ट दिख रहे हैं कुछ 7 नंबर से नीचे जो आ रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, इसमें मैंने क्या बताया कौन से खर्चे आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। दूसरा, इसमें इसकी ऑडिट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्या लिखा है? एक्सपेंस पर्टेन टू द, इसमें क्या आएंगे? टूर एंड ट्रेवलिंग के एक्सपेंस, लोकल कन्वेंस आ जाएंगे, फ्यूल, कार के लिए कोई फ्यूल लिया है, बोर्डिंग लॉजिंग का एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस पर्पस के ही होने चाहिए ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नहीं आएंगे, नॉट इंक्लूड, इसमें ये नहीं आएंगे, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में ये खर्चे नहीं आएंगे। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में किसी और ग्रुप में जाएगा या हेड में जाएगा। जैसे कि कंपनी किसी एम्प्लॉय को क्या करती है? हायर करती है, तो क्या हुआ? उसने बोला कि भाई साहब मेरा आने जाने का जो खर्चा आप दोगे, रिम्बर्समेंट या सैलरी का पार्ट बना दिया अलग से। ठीक है, एक होता है फिक्स सैलरी, एक होता है हम जो भी आपको आने जाने का खर्चा कन्वेंस देंगे, तो क्या होगा? वो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वो वाला पॉइंट है। स्पेशल कंसिडरेशन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? क्या देखिए, कोई कंपनी टिकट बुक करती है बाहर के लिए, डायरेक्ट मान लो बाहर घूमने जा रहे हैं, 31 मार्च को टिकट बुक करा, लेकिन उसकी फ्लाइट का मैं मान लो अगले साल यानी अप्रैल 31 मार्च अगले फाइनेंशियल ईयर में 7 तारीख को, तो उसका क्या खड़ा करेंगे? हम प्रीपेड खड़ा करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? प्रीपेड खड़ा करेंगे। चलिए, तो ये भी बताया क्या एक्चुअल ट्रिप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो उसका हम प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे। नॉन बिजनेस ट्रिप के लिए होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, ध्यान रखना, एज पर इनकम टैक्स, और हम डायरेक्टर से वही चार्ज करेंगे। अगर वो गया, कंपनी ने डायरेक्टर के लिए टिकट बुक कराया और मौज मार के आ रहा है, तो क्या करेगा? इनकम टैक्स वाला डिसअलाउ करेगा इस खर्चे को। दूसरा क्या करेगा? अगर डायरेक्टर एक्सेप्ट करता है तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोविजन के रेट बना देंगे डायरेक्टर के नाम पे। भाई साहब डायरेक्टर आपके बिहाफ पे कंपनी ने पैसा दिया, आपको देना है। ठीक है, लायबिलिटी खड़ा करा देंगे। चलिए, रेंट एक्सपेंस नेक्स्ट क्या है? रेंट एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या देखना है? पहले तो देखो रेंट में आता क्या क्या। देखिए, जो भी रेंट के लिए जो भी पे कर रहे हो रेंट, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस का रेंट और फैक्ट्री का रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, अदर में जैसे लैपटॉप कोई किराए पे लिया, प्रिंटर किराए पे लिया, एसी किराए पे लिया, तो वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या चीज़ नहीं आएगा? नॉट इंक्लूड लैंड ऑन बिल्डिंग जो लीज पे लेते हैं, जो 95 ईयर है, तो वो भी एक तरह से
रेंट ही जा रहा है 95 की ईयर के लिए, बट वो हमारा क्या होगा, रेंट नहीं होगा, उसको हम ओवर द पीरियड, लीज पीरियड के ओवर द पीरियड क्या करते हैं, अमोटाइज करते हैं, मतलब खत्म करते रहते हैं। स्पेसिफिक कंसिडरेशन, इसमें क्या है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या देखना है, देखिए जो रेंट एज पर एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एक्चुअल में पे हुआ है उसी हिसाब से। और दूसरा लॉजिक टेस्ट, सपोज करो कोई अगस्त में इंक्रीज हो गया रेंट, तो पहले 5 महीने और अगले 8 महीने और जो पीएनएल में खर्चा आ रहा है रेंट का वो मैच हो रहा है, वो आपको लॉजिक टेस्ट से देख लेंगे, ठीक है। उस पर क्या टीडीएस वगैरह प्रॉपर काटा है रेंट पे, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, लीज इक्वलाइजेशन एडजस्टमेंट आता है एज पर 16 AS 16, तो आप देख लेना क्या होता है, ये मुझे पता, मैं क्या बताऊँ। इसमें कुछ नहीं होता, ओवर द पीरियड जो भी लीज का रेंट जाना, मतलब 15 साल के लिए आपने क्या लिया, कोई चीज़ रेंट पे लिया या लीज पे लिया, तो 15 साल में जो भी रेंट जाएगा इंक्लूडिंग क्या क्या होगा, इंक्रीमेंट, सैलरी नहीं, जो रेंट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लो इस साल 1 लाख है, अगले साल 1 10 1 20, तो इनको सबको सम कर लेंगे 15 साल की सैलरी को, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, लीज पीरियड से, तो जो भी आएगा वो पीएनएल में चार्ज होगा हर हर महीने, ठीक है। और जो बैलेंस आएगा एक्चुअल रेंट और एज पर जो हमने अभी बताया डिवाइड करके, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस को लीज इक्वलाइजेशन रिजल्ट में डालेंगे, ठीक है। चलो इतना बहुत है, वरना वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखिए रेंट अगर पोस्ट पेड है, मतलब पहले प्रीपेड नहीं है, मतलब एडवांस में रेंट पेड नहीं होता, बाद में महीना पूरा होने के बाद होता है, जैसे प्रिंटर वगैरह के केस में, तो क्या करना है इसमें, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है रेंट में, ठीक है, जो कि कॉमन है, और भी हो सकते हैं, ये मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में क्या लेंगे हम, देखिए फिक्स एसेट के लिए कोई इंश्योरेंस कराया, इन्वेंट्री के लिए, डायरेक्टर इंडिमनिटी के लिए, गुड डिस्पैच के लिए कोई टू द कस्टमर, वो सारे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट नहीं आते, नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा, स्टाफ हेल्थ एंड इंश्योरेंस, ये कहाँ जाएगा, स्टाफ वेलफेयर में, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, स्पेशल कंसिडरेशन क्या देखना है, कोई भी इंश्योरेंस अगर परचेज ऑफ गुड्स के लिए कराया तो वो पार्ट हो जाता है किसका, परचेज का, ठीक है। वो कॉस्ट हम अदर एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो परचेज कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। और प्रीपेड, इसमें प्रीपेड जरूर निकलता है, क्योंकि इंश्योरेंस जनरली 1 साल के लिए होता है, तो मान लो अगस्त से अगस्त का है, तो पहले 8 महीने का खर्चा पीएनएल में, 5 महीने का प्रीपेड। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, फ्री सैम्पलिंग और एग्जीबिशन एंड मार्केटिंग के खर्चे। बट इसमें ये नहीं आएगा क्या, साइनेज बोर्ड, साइनेज जैसे होर्डिंग लगा रखा, बोर्ड लगा रखा, तो कभी एडवर्टीजमेंट के नहीं, ये नहीं आएगा, ये हमारा फिक्स एसेट का पार्ट होता है, इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या ध्यान रखना है, लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है इसमें, लीज इक्वलाइजेशन लेवी, रिजर्व नहीं, गलत बोल गया, लेवी जो इनकम टैक्स में कलेक्ट करना होता है 6%, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हम जल्दी कभी कभी किससे लेते हैं, लिंक्डइन से ले लिया, जिसका पे इंडिया में नहीं है, फेसबुक मान लेते हैं, गूगल का तो है खैर, तो इन सबसे अगर हमने करवाया है तो लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व, लीज इक्वलाइजेशन लेवी हमें काटना पड़ेगा, कितना, 6%। और टीडीएस की चेकिंग भी करेंगे हम, टीडीएस भी लगता है, सभी सारे खर्चों पे लगेगा एडवर्टीजमेंट के। चलिए नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें क्या आता है, जो भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस फॉर टेली ऐप जो भी आपने ले रखा है, जोहो वेबसाइट कंपनी का, सारे खर्चे यहाँ आएंगे। बट ध्यान रखना, बट इसमें भी ऐसा कुछ खर्चा मैंने डाला नहीं है कि ना आए, वो मेरे को याद नहीं आया तो मैंने डाला नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल कंसिडरेशन, इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना प्रीपेड, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस भी 1 साल के लिए होता है, तो वही कहानी जो मैंने बताया, प्रीपेड देखना है। और कोई ऐसा एसेट या सॉफ्टवेयर जो कि सेटिस्फाई क्राइटेरिया कर गया किसका, AS 26 का, तो आपको वो एसेट बनाना पड़ेगा, वो अदर एक्सपेंस का पार्ट नहीं होगा। और टीडीएस की चेकिंग, आपको टीडीएस भी चेक करना पड़ेगा। चलिए ब्रोकरेज और कमीशन, नेक्स्ट इसमें क्या है, ब्रोकरेज एज कमीशन जो कि पेड करते हैं सेल अकाउंट ऑफ सेल, जैसे सेल्स कमीशन, परचेज कमीशन और भी कुछ कमीशन, प्रॉपर्टी बिकवाने का जो भी है, ये सारे कमीशन हो गए, जितने भी कमीशन वो यहाँ आएंगे। इसमें वो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, परचेज कमीशन, जैसे परचेज ऑफ गुड एज ए पार्ट ऑफ परचेज कोर्स, कोई आपने गुड्स परचेज करा उस पर कमीशन पेड करा तो वो परचेज का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें ध्यान क्या रखना है, टीडीएस, क्योंकि इसमें कमीशन पे टीडीएस करता है तो ये टीडीएस कटेगा। और प्रोविजन, कोई सेल्स मान लो मार्च महीने का सेल है तो ऑफकोर्स कमीशन कब दोगे, अप्रैल में दोगे, तो उसका प्रोविजन करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स ही डिसाइड होगी हमारे मार्च में, पूरे मार्च 31 मार्च में कंप्लीट होगी सेल, तभी तो आप कमीशन दोगे सेल्स बेसिस पे। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इसमें क्या देना है, इसमें क्या देखना है, देखिए ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टी या चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको क्या देखना है,
आपको ये देखना है, स्पेशल कंसिडरेशन में बता देता हूँ। देखिए क्या है, कम से कम डोनेशन वो दे जो कंपनी को पैदा हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल की बड़ा कंपनी ही देगा, मतलब इनकॉर्पोरेट हो चुका उस कंपनी को 3 साल हुए, वही डोनेशन दे सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है, डायरेक्शन क्लेम कर लेगी 80 में जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगी। और लेकिन ध्यान रखना, CSR एक्सपेंडिचर इसका पार्ट नहीं है डोनेशन की, डोनेशन नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं होगा डोनेशन टू पार्टी में, डोनेशन मतलब ये तो पार्टी लिख दिया, डोनेशन हेड में ये इंक्लूड नहीं होगा, ये CSR का अलग से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेमेंट टू द ऑडिटर। अब क्या हुआ, जो भी फीस हम ऑडिटर को पे करते हैं उसको हम P&L में अलग से दिखाते हैं, जैसे जैसे ऑडिट फीस, टैक्सेशन, GST अपील, रिफंड मेटल, फेमा मेटल, जो भी है उसको आप P&L में अलग से दिखाओगे सब हेड करके, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ऑडिट प्रोविजन भूल जाती है, क्योंकि कंपनियां जनरली ऑडिट हम कब करते हैं, अगस्त में, उसका हमें प्रोविजन करवाना होता है मार्च में, और TDS भी काटना होता है, तो वो चीज़ें हमें प्रोविजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। TDS कंप्लाइंसेस जैसे बताया मैंने। और एक इम्पोर्टेंट क्या है, सेक्शन 144, जो कि ऐसा ना हो कि ऑडिटर ये भी कंपनी में जब डिस्क्लोज कर रहा है सारे खर्चे, पर चले ये सेक्शन 144 को कॉन्ट्रास्ट कर गया तो लेने देनी हो जाएगी, ठीक है, ऑडिटर की। इसमें क्या है, जैसे बुक कीपिंग, मैं ही बुक कीपिंग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ खर्चा डाल दिया क्या ऊपर, बुक कीपिंग, जब डिस्क्लोजर मांगा बुक कीपिंग पकड़ लेगा, लपेटे में ले लेगा, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, ये सब सारे खर्चे इस नेचर के, ये हमें नहीं देना उस कंपनी को जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, एज पर सेक्शन 144 मन लग जाएगी, ध्यान रखना, दिक्कत आ जाएगी। आइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या देखना आपको, जितने भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी रिपेयर है, अदर्स जो भी रिपेयर्स आ रहे हैं अदर देन लैंड, बिल्डिंग, तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी रेवेन्यू नेचर के है वही एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे, P&L में, और बाकी कैपिटलाइज हो जाएंगे, सिंपल। और इसमें ध्यान रखना क्या, कोई भी ऐसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ आपको एनालाइज करना है, देखना है जो मोटा खर्चा हो तो वो क्या वो खर्चा कैपिटलाइज हुआ है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होगा, मतलब कोई मोटा खर्चा हुआ, मान लो बिल्डिंग बनती है, उसका छत रूफ क्या हुआ, रिपेयर हुआ, पूरा छत लगी है, तो ऑफकोर्स कैपिटलाइज होगा, उसकी लाइफ अच्छी खासी बढ़ गई 20-30 साल के लिए, तो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और TDS के कंप्लायंस चेक करना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे लिफ्ट हुआ, इसके AMC ले लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, प्रीपेड हमेशा की रेट होगा। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या आता है, देखिए रिक्रूटमेंट, लीगल एडवाइजरी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे खर्चे आते हैं, बट इसमें ये नहीं लेना है क्या, जॉब वर्क, मैन पावर सप्लाई वगैरह, ठीक है। मैन पावर सप्लाई मान लो ये अदर एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट बनेगा, और जॉब वर्क एज ए सेपरेट दिखेगा, क्योंकि ये जॉब वर्क है एज ए प्रोफेशनल नेचर के लिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्या लिखा है, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, मतलब वही सेम जैसे भी मैंने दिखाया था इससे पहले, आपको स्पेसिफिक लीगल एक्सपेंस का सेम वही पाइवट खींचना है, पार्टी नेम और उसका मंथ वाइज, उसमें आपको देखना है क्या हुआ है, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि एक तो होगा क्या, रिटेनरशिप फीस जा रही होगी, एडवोकेट की फीस होगी, तो समझ लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और कई नेचर के खर्चे होंगे तो वो भी मिलने के चांसेस है आपको, तो पाइवट खींच के देखो तो आपको मिलेगा जरूर, इसलिए इसको 100% हम कहते हैं टेस्ट करो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लीगल डिस्प्यूट मिलने के चांसेस होते हैं, तो हमें क्या होता है, उसको कारों में रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक। तो लीगल डिस्प्यूट मिलता है तो क्या होगा, कारों में रिपोर्टिंग होगी। और RCM की, एडवोकेट को अगर पेमेंट कर रहे हो तो RCM के भी कंप्लाइंसेस आपको चेक करने पड़ेंगे कि RCM में कंपनी ने टैक्स पे किया है या नहीं पे किया, ठीक है। TDS कंप्लाइंसेस भी आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, CSR अप स्पेंड फंड ट्रांसफर, मतलब CSR एक्सपेंडिचर कंपनी पे, पहला तो ये चेक करना है क्या कंपनी पे CSR एप्लीकेबल है। वही जनरली कंपनी फॉल कब करती है, जब 5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जनरली कंपनी 50 करोड़ पे 5 करोड़ कमा लेती है, तो बाकी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो या ना हो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो है क्या क्राइटेरिया बता ही देता हूँ, एक टर्नओवर 1000 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़, तो 5 करोड़ में फंस जाती कंपनियां, और उनको CSR बनाना पड़ता है या एक्सपेंस करना पड़ता है, कितना 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के, ठीक है। तो अगर वैसा करें, अगर अप्लीकेबल है, पिछले साल 5 करोड़ से ऊपर था, तो इस साल इनको जमा कराना पैसा कहाँ, विद इन द 6 मंथ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कहाँ पे, स्पेसिफिक फंड जो कि शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पैसा जमा कराना जरूरी है, नहीं है तो कहाँ करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कहाँ, कारों में, इन्होंने पैसा वगैरह जमा नहीं कराया, जो भी है कहानी, ये सब पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी।
पावर एंड अदर यूटिलिटी। इसमें क्या आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो मंथली बेसिस पे आपके आते हैं वो खर्चे, फ्यूल फॉर जनरेटर वगैरह। और बट इसमें क्या नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडिंग कार फ्यूल्स, क्योंकि ये क्या है, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इस पर क्या देखना आपको, मेन एक ही प्रोविजन देखना है, क्या प्रोविजन फॉर मार्च एक्सपेंस का बुक हुआ नहीं, क्योंकि ये मंथली नेचर का है तो मार्च का जरूर आपको बुक कराना पड़ेगा इसका। कम्युनिकेशन में क्या आ गया, जैसे कि इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन, कोरियर वगैरह ये सारे आते हैं, लेकिन इसमें गुड ट्रांसपोर्ट नहीं आता, जो कि हम गुड्स वगैरह या कोरियर वगैरह करते हैं वो नहीं आता इसमें। वो कहाँ आता है, फ्रेट इनवर्ड में जाएगा या आउटवर्ड में जाएगा। स्पेशल कंसिडरेशन क्या देखना है इसमें, वही प्रोविजन, क्योंकि क्या है मंथली नेचर का खर्चा तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और प्रीपेड भी आ सकता है, कोई कोई क्या होता है इसमें पूरे 1 साल के लिए हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कम्युनिकेशन का बिल पे कर देते हैं बाहर में जाए, 1 साल के लिए रिचार्ज करा दिया तो वो प्रीपेड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वारंटी में क्या है, वारंटी में कंपनी की वारंटी की पॉलिसी क्या है, मान लो इतना डैमेज हुआ तो हम रिपेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इंजन खराब हुआ, जो भी है, एक जैसे एक्टिवा लेते हो आप, इंजन की गारंटी होती है खाली, है ना, वारंटी होती है, जो भी है तो उसका ही है, ऐसा तो नहीं और किसी का पार्ट का गारंटी है उसका नहीं, उसका प्रोविज़न नहीं कराएंगे। प्रोविज़न कैसे करेंगे, हम एजम्पशंस लेंगे, पिछले हिस्ट्री देखेंगे, पिछले लास्ट 2-3 सालों की कितना रेट है, तो मान लो 10 स्कूटी बिकती है तो 2 स्कूटी आई जाती है वापस, तो कितना रेट हुआ, 20% के करीब, तो वो सब उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रोविज़न बनवाएंगे वारंटी का। नेक्स्ट बैड डेट्स, इसमें क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आता नहीं आएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि इसका अलग से आता है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें लिखना है बैड डेट जो भी हम P&L में जाएगा ना, वो आफ्टर जाएगा, जब कब जाएगा, जब वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को पूरा खत्म करके जाएगा, ध्यान रखना तभी जाएगा। ठीक है, आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी खड़ा है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, और आप बैड डेट P&L में विचार के नहीं, अगर खड़ा है तो पहले उसको खत्म करो। मान लो 100 रुपये का प्रोविज़न फॉर बैड डेट खड़ा है तो उसको हम 100 रुपये खत्म करेंगे, और 120 का बैड डेट हुआ है तो 100 रुपये खत्म करके 20 रुपये P&L में चार्ज करेंगे। और बैड डेट डिसाइड कैसे होगा, देखिए, एक तो होगा 3 साल हो गए कोई पैसा आ नहीं रहा 3 साल से, तो उसको हम बोल रहे हैं भैया बैड डेट करा, और मैनेजमेंट कहता है कि भैया बैड डेट आज ही कर दो, मतलब कल ही सेल्स करा, पार्टी भाग गई, चोर निकली, जो भी था, तो भैया आज ही खत्म करो। तो मैनेजमेंट जब कहती है तब करो, या 3 साल तो हमारा ही होता है कि 3 साल हो गया, बैड डेट करो भाई, खत्म करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, आप ये कैसे निकालोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप एजिंग करोगे डेटर्स की, 6 महीने हो गए पुराने डेटर, 1 महीना पुराना डेटर है, 1 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो जितने भी मान लो 1 साल है तो आपको लगता है इसके डाउट है तो इसके 10% प्रोविज़न करवा दोगे, 20%, 50%, जैसा मैनेजमेंट कहता है वैसा आप प्रोविज़न करवा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेट एंड टैक्सेस। इसमें आपको 100% चेकिंग करनी है, किसकी, रेट ऑफ टैक्सेस की। इसमें आपको क्या मिल सकता है, ड्यूटी, पेनल्टी, फीस, जो भी है, पेनल्टी वगैरह लगा तो इसमें आपको मिल सकता है। इससे आपको क्या पता चलेगा, कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया, क्योंकि पेनल्टी वगैरह लगा तो इनकम टैक्स में नोटिस आया होगा, नोटिस आया होगा तो आपको हाँ कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कुछ नहीं है, वही प्रिंटिंग के खर्चे, जैसे कि इंक वगैरह हो गया है, कार्टेज वगैरह हो गया, ये सब हो गए, ये सब चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें वो सारे खर्चे आएंगे जो कि 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख रुपए, विच एवरेज हायर से कम है, मतलब 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख, उससे अगर कम के लिमिट का कोई अमाउंट है तो मिसलेनियस में डाल सकते हो। ठीक है, उसका सेपरेट हेड नहीं बनाना, जैसे कि रिपेयर, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, ठीक है, जो भी है, जैसे मैंने आपको ये सारे हेड दिखाए हैं ऊपर, उसका अलग से नहीं बनाना, वो मिसलेनियस में डाल के खत्म करो। कितना, 1% और 1 लाख, विच एवरेज हायर से कम है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत तेज पढ़ाया मैंने यार, मैं खुद मान रहा हूँ बहुत तेज पढ़ाया है, पता नहीं आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, आप देखोगे भी नहीं इसको, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आप कहोगे सर क्या देख के, अरे यार आधा घंटा कौन देखेगा, टाइम है नहीं आजकल, 5 मिनट नहीं है किसी बात, तो आधा घंटा क्या है। तो मैंने कोशिश करा है कि मैंने इसको तेज़ी से पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने मोटा मोटा हिंट दे दिया आपको कि ऐसे ऐसे करना है। डिटेल के लिए बोलोगे तो डिटेल अलग से बनाऊँगा, वो लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो भैया आपको समझ आया हो तो करें लाइक, करें सब्सक्राइब। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।